खैर लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास में हमने जो काम की बात की थी वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या-क्या पता चलेगा। तो बताओ क्या-क्या पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? पीरियड नंबर पता चलेगा, क्वांटम नंबर से और ब्लॉक नंबर पता लगेगा और ग्रुप पता लग जाएगा, ठीक है? ग्रुप के लिए हमने क्या देखा था, क्या करेंगे? ग्रुप के लिए 18 प्लस जो एटॉमिक नंबर है माइनस उसका जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का नंबर है, ठीक है? तो उससे हमें पता लग जाएगा क्या? कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और हमने क्या देखा था उस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने देखा था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? किस पे डिपेंड करती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? मतलब 2 तरह की होती हैं। या तो अगर आप एटम के बेसिस पे कर रहे हो, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक हमने नया टर्म देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कहाँ गए सारे बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कल मैंने बताया था। न्यूक्लियस में जितना चार्ज होता है वही होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियस में किस चार्ज जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वेरी गुड, ठीक है? प्रोटॉन की वजह से होता है और प्रोटॉन की वजह से जितना चार्ज होता है वही होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन हमने देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्या होगा, ठीक है? और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए क्या होगा? और हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज किस पे डिसाइड कर सकते हैं? सबसे दूसरी बात होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? हमने क्या-क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा था Z इफेक्टिव। नेक्स्ट हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या देखा था कि ये न्यूक्लियस है आपका, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही हो जाएगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी कौन डिसाइड करेगा, एटम या मॉलिक्यूल? ये एटम ही डिसाइड करेगा, ठीक है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? एटम से ही निकालोगे। दूसरा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बहुत बच्चों के लिए नया टर्म होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और वो ज्यादा किस में होगी? नॉन मेटल्स में, है ना? तो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी? वो एटम पे तो डिपेंड करेगी। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके अलग अलग शेल्स है। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट होगा वो किसके बेसिस पे होगा? एटम्स के बेसिस पे तो होगा, ठीक है? फिर हमने देखा था मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बताओ? जैसे कि आपका एटॉमिक रेडियस हो गया। एटॉमिक रेडियस, अब देखो बच्चों एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बेसिकली एटॉमिक रेडियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये है आपका शेल, मतलब ये एटम। और ये अब किसी भी अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं? अगर मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ तो क्या मैं गोल्ड के एक सिंगल एटम की बात कर रही हूँ या ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रही हूँ जो कि मेटेलिक फोर्स से अटैच्ड है?
है ना? तो उसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। नहीं, नोट्स में शेयर कर दूंगी, वैसा समझने के लिए साथ साथ में आप लोग एक रफ नोटबुक पे नोट्स बनाते रहो, हाथ चलता रहेगा तो फिर इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पहला एटम, और ये हो गया आपका उसी एलिमेंट का दूसरा एटम। ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस क्या होता है मैं एक बार फिर से अच्छे से बताती हूँ। तो ये है आपका एटॉमिक रेडियस, बता रही हूं मैं। ये आपका पहला एटम, ठीक है, और ये है आपका दूसरा एटम। रुको, अच्छे से नहीं बना। ठीक है, ये दूसरा एटम। तो इन दोनों एटम के बीच में जितना डिस्टेंस है, इन दोनों एटम के बीच में जितना डिस्टेंस है, अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो क्या ये इस एटम का रेडियस निकल आएगा, है ना? तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली होता क्या है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। तो ये बताओ कौन डिसाइड कर रहा है, एटम डिसाइड कर रहा है या मॉलिक्यूल डिसाइड कर रहा है एटॉमिक रेडियस? मॉलिक्यूल डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस भी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होगी। बाकी आ गया आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसकी प्रॉपर्टी होती है? जब किसी भी चीज को आप बॉयल करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और मेल्टिंग में भी यही होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग जो होता है वो प्रॉपर्टी किसका है? मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी। ठीक, डेंसिटी होगी, डेंसिटी। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी बताओ? डेंसिटी भी किस पे डिपेंड करी है? मॉलिक्यूल्स, वो उस एटम, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो कितने ज्यादा इंटैक्ट हैं, वही तो हो जाएगी उसकी डेंसिटी। सो दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, राइट? अब हम एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, है ना? न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसको हम जेड इफेक्टिव ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड इफेक्टिव आया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका ये मतलब है, जैसे मान लो ये एटम है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज एटम। न्यूक्लियस में कुछ चार्ज है, ठीक है। अब एटम क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, मान लो। एटम एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो उसमें एक से ज्यादा शेल हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला शेल और ये हो गया आपका दूसरा शेल। पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? दो, दो आ गया। दूसरे शेल में मान लो एक है, तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया? पहले तो इसका ग्रुप नंबर बताओ, कौन से ग्रुप का हो गया ये? फर्स्ट ग्रुप। अब देखो न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, अगर मैं न्यूक्लियस में चार्ज की बात करूं तो न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका? +3। जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही न्यूक्लियस में टोटल चार्ज है।
है ना। अब मैं देखो ये वाले रेड की इसकी बात कर रही हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से कुछ अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से कुछ अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से कुछ अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये सेकंड वाला, ये वाला, ठीक है। ये दोनों तो अट्रैक्शन क्या कर रहे हैं, सेम फील कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इन द सेम शेल। इतनी बात समझ में आती है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जनरल नॉलेज कि दोनों क्या करेंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, इसलिए सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे सारे ये दोनों लाल वाले। लेकिन अगर मैं हरे वाले की बात करूं तो क्या हरा वाला भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, ग्रीन वाला? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्या हो गया, थोड़ा दूर हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जेड इफेक्टिव, वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is felt by the electron present in the outermost shell, ठीक है। force of attraction which is felt by the electron present in the outermost shell by the nucleus। अब मैं बताऊं, इसमें अगर मैं Z इफेक्टिव की बात करूं तो इसमें जो Z इफेक्टिव है वो किस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, कलर से बताओ। ग्रीन वाले पे लग रहा होगा। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ में आ गया। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करूं, Z इफेक्टिव की बात करूं, और मैं दो तरह की स्पीशी की बात कर सकती हूँ, एक बात करती हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन की। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो देखो ये भी सेम फील कर रहा था, ये भी सेम फील कर रहा था, तो Z इफेक्टिव क्या होगा, Z के बराबर होगा न्यूक्लियस में जितना चार्ज होगा, है ना। लेकिन अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो Z इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, force of attraction which is felt by the electron present in the outermost shell by the nucleus। बात समझ में आती है। तो देखो न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा Z। और अगर कूलम्स में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E -E, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +E। तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना हो जाएगा, Z इंटू E। कल ये बात नहीं समझ में आई थी बहुत बच्चों को, इस बात से सहमत हो, बोलो बच्चों। तो Z क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज Z इंटू E। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, Z माइनस समथिंग, ठीक है, कुछ कम हो जाएगा ना। देखो ये न्यूक्लियस में चार्ज है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस में चार्ज है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है। कौन ज्यादा Z इफेक्टिव फील कर रहा होगा, कौन ज्यादा, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील कर रहा होगा, फर्स्ट या सेकंड, ये वाला। मतलब इसमें जो Z इफेक्टिव हो जाएगा वो कुछ कम हो जाएगा, मतलब Z से कुछ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख देती हूँ कि Z माइनस सिग्मा एक कांस्टेंट, जिसको मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट का नाम दे रही हूँ, और मैं इसको बताऊंगी ये होता क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसके लिए क्या होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बस इतना तो समझ में आ गया ना कि जो Z इफेक्टिव इस केस में होगा वो Z से कुछ कम होगा, और कितना कम होगा, सिग्मा कम होगा, वेयर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है।
अब मैं बात करती हूँ, अब मैंने एक वर्ड बोला है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट से स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर सिग्मा की वैल्यू समझाऊंगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही हम बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो, शील्ड का मतलब पता है सबको, लड़के लोग क्रिकेट खेलते हो, शील्ड का मतलब तो पता ही होगा। और लड़कियों लोगों को स्क्रीनिंग का मतलब पता होगा, स्क्रीन, सनस्क्रीन लगाती हैं लड़कियां, स्क्रीन का मतलब पता होगा, ठीक है। और लड़कों को शील्ड का मतलब पता होगा। क्या मतलब है स्क्रीन या शील्ड का, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट हो क्या रहा है, होता क्या है बेसिकली, ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है आपका पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ आपके शेल्स हैं और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस पे लग रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे और ये वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। तो जो ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस में जाने से इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ स्क्रीन कर रहा है। बात समझ में आई, बोलो। तो यही होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। मैं इसका एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। डेफिनेशन इज, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या, एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी तो पता होगा ना आपको, जैसे हमारी टेंडेंसी होती है खाना खाने की, हमारी टेंडेंसी होती है सोने की, हमारा नेचर होता है वो, ठीक है। हमारी बात करने की टेंडेंसी होती है, दैट इज आवर नेचर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या है, एक टेंडेंसी है। किसकी टेंडेंसी है ये, किसकी टेंडेंसी है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। किसकी, कौन से, किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स किस चीज की टेंडेंसी भाई, वो क्या कर रहा है एक्चुअली, टू प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, टू प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रावण कौन है, फ्रॉम, from the new charge of the nucleus, from the charge of the nucleus, charge of the nucleus, okay, is known as shielding effect या फिर screening effect। और ये ऐसे क्यों हो रहा है, समझ गया ना। स्क्रीनिंग और शील्डिंग का समझ में आ गया सबको। अब देखो मुझे बताओ, न्यूक्लियस के पास में कौन सा सबशेल होता है, सबसे पास में कौन सा सबशेल होता है, सबशेल की बात कर रही हूं मैं। तो सबसे पास होता है एस,
फिर नहीं, एसपीडीएफ में बताओ, 1 2 3 4 छोड़ो, एस होता है, फिर कौन आता है, बोलते जाओ, पी, फिर कौन आता है, डी, फिर कौन आता है। सबसे तगड़ी स्क्रीनिंग किसकी होगी, कौन से सबशेल की होगी, वेरी गुड। उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो फिर से रिपीट कर दूंगी। सबसे तगड़ी स्क्रीनिंग उसकी होगी जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में होगा, ठीक है। तो ये वाला न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, और न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास हमने, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो कंसेप्ट क्लियर ही है सबका, है कि नहीं है। और जिसका नहीं है प्लीज क्लियर कर लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी बेसिक चैप्टर जो कि आपका पूरा थ्रू आउट परेशान कर देगा। अगर नहीं आता है तो, आता है तो मजे आ जाएंगे, नहीं आता है तो परेशान हो जाओगे, तो इसलिए कर लो इसका कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो स्क्रीनिंग भी किसका होगा, सबसे अच्छा एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर एफ का होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई डाउट है मैं फिर से बोल दूंगी। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैसे मैंने बहुत बार बता दिया है अब, लेकिन अब एक बार डेफिनेशन भी करते हैं, नोट्स को तो भी तो सुंदर बनाना है, ठीक है। तो क्या था हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी भाई बताइए, बहुत बार हो चुका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब एक बार बता दो कि होता क्या है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो रहा है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by experienced by किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, बोले बच्चों, सांप की सूंघ है क्या तुम लोगों को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by the outermost shell, the outermost electron, the electron present in the outermost shell, ठीक है, by the electron outermost shell, ठीक है, from किससे, from the nucleus, फ्रॉम द न्यूक्लियस कह लो या कह लो फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो Z इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा। और अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करें, सिग्मा की कोई वैल्यू हो जाएगी, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करें तो सिग्मा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। वेयर Z इज व्हाट, उसका एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूक्लियस में जितना चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होता है, और सिग्मा क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हाँ, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी ये हम एक रूल से देखेंगे, स्लेटर्स रूल, ठीक है। उसकी टेंशन मतलब, ये बस जो मैं बता रही हूँ बस उतना ही एब्जॉर्ब करो, समझो। शील्डिंग पावर तो आपने बताई थी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, एसपीडीएफ की होगी। अब एक और बात, एक और वर्ड होता है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ पेनिट्रेटिंग पावर। कौन सा सबशेल सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट का मतलब पता है ना, न्यूक्लियस में कौन सा सबशेल सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, सबसे अंदर कौन है, पेनिट्रेट मतलब पता है ना, आर पार, वेरी गुड। तो पेनिट्रेटिंग पावर बोलूं या शील्डिंग पावर बोलूं, एक तरह से मतलब क्या है, बराबर है, शील्डिंग पावर बोलूं, हालांकि उसका मतलब एक अलग अलग है, लेकिन समझ गए ना, या पेनिट्रेटिंग पावर बोलूं, उसकी वैल्यू तो सेम ही होगी। कौन सा सबशेल सबसे ज्यादा अंदर होता है, एस।
तो एस की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, देन आपका आएगा पी, देन डी एंड देन एफ। तो ये हो जाएगा आपका पेनिट्रेटिंग पावर या फिर शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग पावर। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा होता है ऑर्बिटल की, अगर मैं सिमेट्री की बात करूं? उसके बाद ठीक है, तो यही हो गया आपका। अगर मैं बोलूं कि डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, डिफ्यूजन मतलब समझ गए ना, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड कौन सा होता है? क्योंकि ये एस होता है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद आपका आता है पी, उसके बाद आपका आता है डी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम सिमेट्री होता है कि जो तीनों डायमेंशन में बराबर बराबर बटा हो, तीनों डायमेंशन में बराबर बराबर बटा हो, वही होती है आपकी सिमेट्री। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल एस है ना, सर्कुलर है, हमारा स्फेरिकल है। अब हम आते हैं कि हम, जैसे आप लोगों को भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे हम सिग्मा को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सिग्मा क्या था? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और इसको डिटरमाइन करने का जो रूल था वो स्लेटर्स रूल कहा जाता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय स्लेटर्स रूल। ठीक है, तो इसको स्लेटर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, स्लेटर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी एलिमेंट का स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर आपसे पूछ रहा है सिग्मा, तो ऑब्वियसली उसका जेड आपको पता होगा। कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि आपको लिथियम का पूछ रहा है, तो लिथियम का पूछ रहा है तो लिथियम का जानते ही आपको जेड फटाफट से पता लग जाएगा, जेड। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग रूल होता है। देखो एस एंड पी, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये आपका है न्यूक्लियस, ये है आपका पहला शेल। हाँ, तो ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका पहला शेल जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो जाएगा आपका एस। अब इसमें क्या हो सकता है? देखो सेकेंड शेल में क्या हो सकता है? पहले वाले में तो सिर्फ एस होगा, पहले वाले शेल में सिर्फ एस सब शेल होगा, लेकिन सेकेंड वाले में एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो कितने सब शेल होंगे इसमें? एस भी हो जाएगा, पी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। इतना क्लियर है ना सबको? एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब हमने देख लिया था। अब देखो, अब देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स एस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और पी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सोडियम फॉर एग्जांपल, तो सोडियम का क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले अगर आपसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखोगे? कितना होता है? 11, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग किसकी किसकी, अगर मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछूं सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका, तो सेकेंड शेल में तो देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं? एस और पी। अगर मैं बोली सेकेंड में पी सब शेल का पूछना, हमें जानना है, तो पी सब शेल का निकालेंगे। और अगर मैं पूछूं कि सेकेंड शेल में मैं एस सब शेल का भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग रूल होगा। ठीक है, एस और पी के लिए सेम रूल होता है और डी एंड एफ के लिए
सेम रूल होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, अगर मैं s और p इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है, पहले रूल 1 लिखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। सिंपल सा रूल है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और पहला है रूल आपका फॉर s एंड p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.35 इनटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सोडियम का मैंने क्या बोला था, 1s2 2s2 2p 6 3s1। अगर मैं इसमें बोलूं कि s सबशेल सेकेंड ऑर्बिट में s के लास्ट इलेक्ट्रॉन का, s के एक इलेक्ट्रॉन का आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताना है, तो इसमें वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताना है। इतनी बात समझ में आती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.35, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, 0.35 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैं अगर इस पे पूछ रही हूँ आपका सिग्मा की वैल्यू, तो इसमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बाकी बताओ। 3। इसके लिए पूछ रही हूँ, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ये वाले 3 हो जाएंगे कि नहीं? 7 कहाँ से हो गए? चलो मैं इसको एक बार एग्जाम्पल से बताती हूँ, अभी भूल जाओ। पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। 0.35 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.85 इंटू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हैं नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगी आपकी सिग्मा की वैल्यू। दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, 0.35 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, 0.85 इंटू इनर सबशेल का इलेक्ट्रॉन, और 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हम रूल 2 फॉर डी एन एफ सबशेल। तो डी एन एफ सबशेल के लिए सिंपल क्या है, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली ये गायब हो जाएगी, बाकी दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 0.35 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, ठीक है, इन डी और एफ सबशेल, ठीक है, ये रूल लिख लो। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो दो वैल्यूज याद रखनी है, 0.35 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, 0.85 इंटू इनर सबशेल शेल इलेक्ट्रॉन, और 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। रूल 2 जो होगा डी एन एफ के लिए, उसमें हमने 0.85 को डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ 0.35 और 1 वाला रहा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट द सिग्मा फॉर 4p इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, सबसे पहले तो हमें रूल पता लग गया, कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे, अभी हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। फॉर्मूला किसी को नहीं याद होगा, सिर्फ मुझे जो पूछती जा रही हूँ वो बताते जाओ। ब्रोमीन, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्रोमीन में? चलो थोड़ा छोटा उसका लेते हैं,
हम लेंगे इसमें जैसे हम ले लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, उसके बाद एलिमेंट डिटरमाइन कर लेंगे। आप लोग एलिमेंट बता देना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कोई नहीं। क्या होता था SSP, एक SSP और SPS एंड देन DPS। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 0 मान लो, और ये हो गया आपका 4p हमारा हो गया, ये क्या हो गया 4p6। हाँ, अब बताओ इसमें हमें 4p में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें सिग्मा डिटरमाइन करना है। तो देखो, तो अब यहाँ पे हम पहला वाला रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पी के लिए निकालना है। ठीक है, तो पी के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? यहाँ पे कितने हो जाएंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स? फोर्थ में कितने हो जाएंगे? एक को हमने छोड़ दिया, कितने थे 8, तो इंटू क्या कर देंगे हम इसमें, इसको छोड़ के जितने होंगे इंटू 7। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन का देख रही हूं तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, बाकी कितने बच गए 4 में? 7 बच गए ना। प्लस 0.85 इंटू, अब बाकी कितने बच गए देखा जाए तो, ये हो गया 10 और ये हो गए 2, 18। ठीक है, प्लस 1 इंटू n-1 शेल में कितने हो गए? n-1 में कितने हैं? पहले हमने n में देख लिया, n-1 में कितने हो गए? ये 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां से करोगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में? पहले हमने n, जिस n पे पूछा था उसमें हमने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स देखे, फिर हमने देखा n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, फिर बाकी हमने देखा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए। यहाँ पे सॉरी 8 होगा, 18 नहीं होगा, इधर 8 होगा। ठीक है, पहले 4 में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये कितने थे 4 में, फिर ये कितने थे 3 में, और ये थे बाकी आपके रिमेनिंग में।
समझ में आया? एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। जिंक का क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो हमें अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। तो सबसे पहले हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर आ गया आपका 3d10 और क्या हो गया 4s2, कितना हो गया 10 10 30 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा किसका निकालना है? 4s पे निकालना है। तो क्या करेंगे? 0.35। अब मुझे बताओ 4 में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 में हम एक इलेक्ट्रॉन का तो निकाल रहे हैं, बाकी कितने बच गए? एक ही रह गया। तो 0.35 इंटू 1। अब 0.85 इंटू 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये देखो, ये 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स 4 में पूछा है, तो पहले 4 का निकाल लिया, तो ठीक है 0.85 इंटू 18। बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए हमारे? 10। तो यहां से आ गया आपकी सिग्मा की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? जेड इफेक्टिव पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 30 माइनस जो भी सिग्मा की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, यहाँ पे ये 10 होगा। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपकी लगभग आएगी कितनी आ रही है? एक बार तुम लोग सॉल्व करके बताओ। 25.65। तो कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 25.65, तो कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग। ये हो जाएगी आपकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू। ठीक है, सिंपल रूल है। आपने सिर्फ ये याद रखना है 0.35 0.85 और 1 आएगा किसमें? एस एंड पी के लिए। और 0.35 और एंड 1 आएगा सिर्फ किसमें? डी एंड एफ के लिए। बस बाकी हमने देखो 0.35 में जिस सबशेल का पूछ रहा है उसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे n-1 में कितने बच गए। फिर यहाँ पे देखेंगे रिमेनिंग जितने भी बच गए सारे ले लेंगे इसमें। ठीक, कोई डाउट इसमें? स्लेटर्स रूल कोई इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है। बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही आ गया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना होता है? लिखना होता है, ये वैल्यूज लिखनी होती है। ये सारी वैल्यूज आपको पता होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3D इलेक्ट्रॉन पे निकाल सकते हो? 3D के इलेक्ट्रॉन पे निकालो चलो। सेम जिंक का हमें निकालना है 3D इलेक्ट्रॉन पे। चलो निकाल के बताओ कितना हो जाएगा। 1s2। सबसे पहले हमें क्या लिखना आना चाहिए? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, लिखना आना ही चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। हो गया। हमें क्या निकालना है? डी वाले पे निकालना है। तो डी वाले के लिए निकालना है हमें सिग्मा फॉर 3D। तो क्या करेंगे? 0.35 इंटू कितना करेंगे? 0.35 इंटू जल्दी बताओ। वेरी गुड। ठीक है, 0.35 इंटू क्या कर देंगे? यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन गया इंटू 9 प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स?
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हम देख लेंगे यहाँ से कितने हो जाएंगे। ये हो गया 10, ये हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ से आप 30 में से माइनस कर दोगे जेड इफेक्टिव के लिए। 30 में से इतना माइनस कर दोगे, 21.15 आएगा। ये हो जाएगा आपका 8.85 इसके जेड इफेक्टिव की वैल्यू। क्लियर है सबको कैसे निकालेंगे हम? अब देखो हमने जेड इफेक्टिव की वैल्यू देखी किसके किसके लिए, एक तो हमने 4s के लिए देखी और 3d के लिए देखी। हमें पता है कि s की ज्यादा शील्डिंग होती है 3d से, लेकिन फिर भी इसकी कितनी आई 8.85 आई और इसकी कितनी आई 4 पॉइंट समथिंग आई थी। तो मतलब देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये 3 पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये 3 था, दिस इज लेस क्यों, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा और ये न्यूक्लियस के दूर होगा, इसीलिए 3D सबसे पहले फिल होता है। 3D और 4s में 3D की फिलिंग पहले होती है और 4s की बाद में होती है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना होगा तो कहां से निकलेगा, पहले 4s से निकलेगा या 3D से निकलेगा? आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगा इसके लिए? 4s। ठीक है, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं जेड इफेक्टिव से। बाकी जेड इफेक्टिव आप अलग अलग के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लो, जेड इफेक्टिव निकाल लो आप हीलियम के लिए, हीलियम के इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ बताओ कितना हो जाएगा इसका? हीलियम के इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, ये है 1s2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्मा क्या हो जाएगा इसके लिए 0.35 इंटू 1, तो 0.35, और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.35, कितना हो जाएगा 1.65। आ गया था इसका आंसर सबका? बाकी आप सबके लिए जेड इफेक्टिव आराम से निकाल लोगे स्लेटर्स रूल से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें होंगे आपके नोट्स में, उसको सॉल्व करने से पहले मतलब आंसर देखने से पहले खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि अब एक और क्वेश्चन कर लो, 3D इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव निकाल लो किसका, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? 24। तो कर लो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d एंड 4s। तो 4s में कितना आ जाएगा 1 और 3d में कितना आता है 5। ये क्रोमियम का क्या होता था हमारा एक्सेप्शन होता था, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल। तो क्या हो जाएगा सिग्मा फॉर 3d 0.35 इंटू एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, बाकी कितने बच गए 3d में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, और बाकी 1 इंटू रिमेनिंग कितने बच गए, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका, इससे पहले वाला 4s का तो देखोगे नहीं, 4s का तो नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कितना हो जाएगा
18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका 19.4। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा इसका 24 माइनस 19.4। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आगे बात समझ में, Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे यूजिंग स्लेटर्स रूल। अब मुझे बताओ अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, 4S का स्क्रीनिंग देखो, कौन स्क्रीनिंग कहाँ की देखोगे, ये सारे इतने सारे शेल्स हैं। मैं अगर इस का स्क्रीनिंग पूछ रही हूँ तो इसका स्क्रीनिंग तो अंदर वाले की वजह से होगा ना, इसकी वजह से तो उसके स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम 3D का अगर देख रहे हैं तो 4S का क्यों देखेंगे, हम तो 3D से पहले पहले वाले देखेंगे ना, ठीक है। अब देखो अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ। न्यूक्लियस में लेफ्ट टू राइट जा रहे क्या आ रहा था, लीबे बकनॉफनी, लीबे बकनॉफनी, ठीक है। ये आ रहा था 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा था आपका क्या एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज आएगा लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो, ठीक है। अब बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्लेटर्स रूल से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लेंगे, ठीक है। मैं नोट शेयर कर दूंगी। चलो।